Hello, guys. Today we are going to talk about individual differences in intelligence, why people differ from each other on the basis of intelligence. सबके पास डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल क्यों होता है? तो इसके दो मेजर रीजंस दिए जाते हैं विच आर डिबेटेबल. वन इज नेचर एंड अनदर वन इज नर्चर. तो नेचर और नर्चर में डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेस हुई एंड उनके बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं कि वाई सबकी इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग क्यों होते हैं, वाई देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस. नेचर में वी टॉक अबाउट बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स या फिर जेनेटिक एस्पेक्ट्स. नर्चर में वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से थे विच आर इन्फ्लुएंसिंग इंटेलिजेंस. तो सबसे पहले नेचर देख लेते हैं विच इज़ बायोलॉजिकल बेस्ड. नेचर में वी हैव डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़. मेजर रिसर्च स्टडीज़ यही है जिसमें पहली थी आइडेंटिकल ट्विंस. जो आइडेंटिकल ट्विंस को एक साथ वी रियर्ड देम टुगेदर, तो द कोरिलेशन between their intelligences was found to be as 0.90. It is a very high correlation which was found when twins were separated early in childhood. मतलब they were reared in different environments. उन बच्चों को बचपन में अलग कर दिया and they were given different environments. Still their intelligence correlated about 0.72. उनका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट था इट केम आउट टू बी 0.72. मतलब ये जो अलग अलग इन्वायरमेंट में बड़े होने के बाद भी जो नेचर है उसने या जो बायोलॉजिकल या जेनेटिक एस्पेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे इतना हाई कोरिलेशन आया. तो इट शोज़ कि नेचर हैज़ अ रोल टू प्ले इन इंटेलिजेंस. देन उसके बाद जो फ्रेटर्नल ट्विंस थे दे वर रियर्ड टुगेदर एंड द कोरिलेशन केम आउट टू बी 0.6 or 0.60. Then brother and sister, when they were reared together, their correlation came out to be 0.50. And when siblings, when brothers and sisters were reared apart in different environments, the correlation came out to be 0.25. तो ओवरऑल क्या ऑब्जर्व हो रहा है, जो ट्विन्स हैं तो उन वो क्या होता है, दे आर मोर जेनेटिकली आइडेंटिकल. जो ट्विन्स होते हैं वो जेनेटिकली ज़्यादा सिमिलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिबलिंग्स और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो उनका कोरिलेशन ज़्यादा आया. बट जो ब्रदर और सिस्टर है उनका कोरिलेशन कम. मतलब जितनी ज़्यादा जेनेटिक सिमिलैरिटी है उतना ज़्यादा कोरिलेशन आया हमारे इंटेलिजेंस में. तो ये जो रिसर्चेस हैं उनके बेसिस पे साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट ने बोला दैट नेचर और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैव अ रोल टू प्ले इन इंटेलिजेंस. और बाकी जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन थे जैसे जो ऑर्फनेज से जिन बच्चों को अडॉप्ट करा उनका बाद में इट वाज फाउंड that they were very much similar to their biological parents in terms of intelligence. मतलब वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में बड़े डिफरेंट पेरेंट्स थे बट उनकी जो इंटेलिजेंस थी इट वाज इन चाइल्डहुड इट वाज वेरी मच सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स. तो दैट मीन्स जेनेटिक एस्पेक्ट्स हैव अ रोल टू प्ले. अब उसके बाद हम नर्चर की बात कर लेते हैं. नर्चर, हाउ दे वर नर्चर्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स. तो बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच गवर्न इंटेलिजेंस. तो जैसे देखा कि एज चिल्ड्रन ग्रू इन देयर एज, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी तो उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल्स थे दे वर मोर सिमिलर टू देयर अडॉप्टेड पेरेंट्स. जिन पेरेंट्स ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था जैसे जैसे बड़े हुए दे बिकेम एडल्ट्स तो उनके जो इंटेलिजेंस लेवल्स थे दे वर वेरी मच सिमिलर टू देयर अडॉप्टेड पेरेंट्स. दे चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट. और ये भी एक स्टडी हुई थी कि डिसएडवांटेज्ड होम्स, मतलब जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, वो बच्चे व्हेन दे वर अडॉप्टेड बाय बेटर फैमिलीज़ मतलब बेटर सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो उनका न्यूट्रिशनल लेवल बेटर हो गया, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बेटर हो गया.
तो उसके बेसिस पे देयर इंटेलिजेंस ऑल्सो इंक्रीज्ड. मतलब देवर इफ देवर इन दीज फैमिलीज या डिसएडवांटेज होम्स, तो उनका इंटेलिजेंस लेवल शायद इतना अच्छा नहीं होता. बट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे थे, न्यूट्रिशन बेटर था, गुड एजुकेशन and other factors also which contributed to high level of intelligence in these children, showed that environment also has a role to play. तो जो कंबाइंड रिजल्ट इसका ये आया कि इंटेलिजेंस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ नेचर एंड नर्चर. नेचर इज़ योर हेरिडिटी और योर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड एनवायरनमेंट इज़ योर नर्चर. And in other words, heredity or nature sets a limit within individuals development. वो एक लिमिट लगा देता है कि हाँ यहाँ तक ग्रो कर सकता है. बट जो environment है, it helps in reaching towards that potential. उस potential तक how we are reaching it, वो environmental factors के ऊपर depend करता है. Then there is assessment of intelligence. There should be some scales, some tests which we are able to which we should be using in order to assess intelligence levels. So Alfred Binet was the first person along with Simon to work on intelligence, and they successfully studied it in 1905, and in 1908 they gave the concept of MA or mental age. Mental age is a measure of person's intellectual development relative to people of his or her age. मतलब उसका कितना मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस वाइज कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो हमें मेंटल एज से पता चलता है. और जो हमारी बाय बर्थ एज है वो हमें क्रोनोलॉजिकल एज से पता चलता है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइम के ऑर्डर में हमारी क्या एज है, बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ इज क्रोनोलॉजिकल एज, एंड मेंटल एज इज आर इंटेलेक्चुअल एज अकॉर्डिंग टू बिने. बिने ने मेजर काम ये किया था, उसने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था, एंड ही सेड रिटार्डेशन अकॉर्डिंग टू बिने वॉज अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम है, कितनी कम है, 2 साल कम है, तो दैट वाज कंसिडर्ड एज रिटार्डेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की क्रोनोलॉजिकल एज 7 ईयर्स है, 7 साल का बच्चा है, और उसका जो मेंटल एज है वो 3 ईयर्स आता है, तो उसकी कितनी कम है, 4 साल कम है. तो 2 साल से ज़्यादा अगर किसी की कम है मेंटल एज, तो वो रिटार्डेशन के अंडर आ जाता है. देन आगे जाते जाते विलियम स्टोन ने 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया, इंटेलिजेंस क्वोशेंट. विलियम स्टोन ने आईक्यू को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया. ही गिव द फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट एज MA divided by CA into 100. Mental age divided by chronological age multiplied by 100. और उन्होंने बोला कि अगर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इक्वल हो जाएगी तो द आंसर विल कम आउट टू बी 100. दैट इज़ वाई जो मैक्सिमम लोगों की इंटेलिजेंस लेवल है, इट इज़ 100. इट इज़ एज्यूम्ड टू बी एज 100. और ऐसे बिलीव करते हैं दैट IQ इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पॉपुलेशन. मतलब जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, जब हम पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जब हम उसे जब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी एज ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो शेप है बेल शेप, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इसका जो सेंट्रल पॉइंट है इट इज़ 100. मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका IQ 100 है. यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स और नंबर ऑफ़ पर्सन, यहाँ पे हम IQ स्कोर्स की बात करते हैं. और जो सेंट्रल, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में स्कोर पाया जाता है विच इज़ 100. और हम इसे ये बेल शेप्ड कर्व है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉर्मल कर्व. इट इज़ सिमेट्रिकल इन नेचर एज इट इज़ विजिबल.
और एक टेबल दे रखा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें उसके बेसिस पे हमें पता चलता है आईक्यू स्कोर्स का इंटरप्रिटेशन। अगर किसी का स्कोर 130 से ज़्यादा है, अबव 130 या 130 है, तो उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज वेरी सुपीरियर। अगर किसी का 120 से 130 के बीच में, तो उसका इंटेलिजेंस लेवल इज़ कंसिडर्ड टू बी एज सुपीरियर। अगर 110 से 119 है तो हाई एवरेज। अगर 90 टू 109 है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज एवरेज। 80 टू 89 is below average. 70 to 79 is borderline. एंड अगर किसी का IQ लेवल 70 से कम है तो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हम उसे कंसिडर करते हैं। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो गिफ्टेड है, वेरी सुपीरियर, वो भी 2.2 है, और जो बिल्कुल इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं दे आर ऑल्सो 2.2। बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी है जो या तो जो एक्सट्रीम्स में है, एक्सट्रीम मतलब या तो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर या फिर बहुत ज़्यादा डिसेबल या डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस, जहाँ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी मिलती है। सुपीरियर इज़ 6.7, बॉर्डर लाइन में भी इट इज़ 6.7, हाई एवरेज इट इज़ 16.1, एंड below average is 16 point low average is 16.1. Then high average is 16.1, superior is 6.7, high average is 16.1, below average is 16.1, and average is 50%, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारी। एक बार इसे और रिपीट कर लेते हैं। जो मोर देन 130 का स्कोर है, वेरी सुपीरियर, हम उसे कंसिडर करते हैं ऑन IQ लेवल। जो 2.2 एक्सट्रीम पॉपुलेशन, बहुत रेयरली हमें मिलते हैं लोग। 120 टू 130 सुपीरियर, 6.7 में 6.7%, दिस इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। 110 टू 119 हाई एवरेज है, 16.1%। 90 टू 109 स्कोर, ये जो है हम स्कोर्स की बात करें यहाँ पे, जो IQ स्कोर आएगा इस फॉर्मूले से जो विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में। और एवरेज जो है वो 50% है, मैक्सिमम लोग इसी स्कोर में लाई करते हैं। 80 टू 89 बिलो एवरेज विच इज़ 16.1%, 70 टू 79 बॉर्डर लाइन 6.7, एंड बिलो 70 इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड अगेन 2.2%। ये NCERT में भी टेबल गिवन है।